जॉय की हिम्मत खत्म हो गई। वो घबरा गया, घिघियाता हुआ बोला, तुम जो कुछ दोगे मुझे मंजूर है। पहाड़ियों में मेरा एक फार्म है। रॉक्सी को उस फार्म के बारे में सब कुछ मालूम है। वहां तुम लोगों को कोई खोज नहीं पाएगा। मेरी माँ वहां रहती है, पर तुम लोगों की देखभाल वो कर लेगी। मैं उससे कहूंगा तो कर लेगी। डिल्लन ने उसका कॉलर छोड़ दिया और रॉक्सी की ओर देखा। रॉक्सी ने सहमति में सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, यह ठीक कह रहा है। मैंने वो जगह देखी है। निसंदेह वो हमारे छुपने के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है। हमें कार की जरूरत पड़ेगी। डिल्लन ने जॉय को देखते हुए कहा, तुम मेरी कार ले जा सकते हो, मैं तुम्हें भेज दूंगा। कार पुरानी बेशक है, लेकिन चलती बहुत अच्छी है, जॉय ने उत्तर दिया। डिल्लन ने अपनी पीठ को पीछे की ओर घुमा लिया ताकि जॉय उसके नोटों को न देख सके। उसने गड्डी से कुछ नोट बाहर खींचे और बाकी गड्डी अपनी जेब में डाल ली। वो फिर घूमा और जॉय से बोला, मैं तुम्हें $1200 दिए देता हूं। इसमें तुम्हारी कार की कीमत भी शामिल है और 2 हफ्ते रुकने का किराया भी, समझे? जॉय ने नोट लपक कर ले लिए। उसने नोटों को सावधानी से गिना। इतनी सारी धनराशि पाकर वो खुश हो गया। तभी डिल्लन बोला, कार मंगवाओ और थोड़ा खाने पीने का सामान भी उसमें रखवा देना। ये जो नोट मैंने तुम्हें दिए हैं ना, इनमें उस खाने का खर्चा भी शामिल है, समझ गए? जरूर जरूर, अभी लीजिए। आप लोगों की सहायता करके मुझे बड़ी खुशी होगी, जॉय ने रिरियाते हुए कहा। जॉय बाहर निकल गया। उसके बाद डिल्लन ने रॉक्सी को डांटा, ये तुम मुझे किस हरामजादे के पास ले आए हो? हाँ, ये तो एक नंबर का लालची आदमी है। रॉक्सी खामोश रहा। जॉय के लौटने तक कोई कुछ नहीं बोला। तीनों खामोश रहे। कार तैयार है, तभी जॉय ने आकर कहा। उसकी पेट्रोल की टंकी फुल भरी हुई है। जो सामान तुम कह रहे थे ना, वो भी उसमें रखवा दिया है। डिल्लन ने रॉक्सी से पूछा, तुम उस जगह को जानते हो? हाँ, तो फिर चलो, हम सारी रात तो यही नहीं खड़े रहेंगे ना। तीनों उठ खड़े हुए। जॉय उन्हें दरवाजे तक छोड़ने गया। वो बोला, कुछ दिन बाद मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगा जरूर और आकर बताऊंगा कि हालात कैसे हैं। रॉक्सी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कार की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। डिल्लन और मीरा पीछे बैठ गए। रॉक्सी ने एक्सीलेटर दबाया और कार तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने पर डिल्लन ने पूछा, फार्म काफी दूर है क्या? ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। रास्ता ठीक नहीं है ना। इसके बाद वे खामोश हो गए। कार आगे बढ़ती रही। मीरा ने सिर उठाया और अपने हाथ से डिल्लन की बाह को स्पर्श किया। वो ऊँघने लगा था, अतः एकदम चौंकते हुए उसने पूछा, क्या बात है? मीरा ने धीमे से कहा, सुनो। डिल्लन के कान खड़े हो गए। उसने महसूस किया कि उसकी कार के इंजन के अतिरिक्त भी कोई अन्य आवाज सुनाई दे रही है। उसने कार से सिर निकालकर पीछे की ओर देखा। उसे दूर एक रोशनी लहराती हुई नजर आई। उसने फिर से सुनने की कोशिश की। इस बार उसे पुलिस सायरन की हल्की सी आवाज भी सुनाई दी। सहसा उसका दिमाग अत्यधिक सचेत हो उठा। कोई हमारे पीछे पुलिसमैन लग गया है, उसने रॉक्सी को बताया। रॉक्सी इतना चौंका कि कार पटरी पर चढ़ते चढ़ते बची। पीछे से हिलती झटके खाती रोशनी अब और भी नजदीक आती नजर आई। डिल्लन ने रॉक्सी से कहा, कार की स्पीड बढ़ाओ रॉक्सी, वो बहुत तेजी से आ रहा है। रॉक्सी ने एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ा दिया। कार की गति तेज हो गई, पर लगता था कि पीछा कर रहा पुलिसमैन भी सतर्क हो उठा है। उसकी मोटरसाइकिल के इंजन की आवाज भी अब तेजी से बढ़ने लगी। वो और अधिक नजदीक आ गया। डिल्लन ने कोट में लिपटी थॉमसन निकाली और उसकी बैरल की सहायता से कार के पीछे शीशे में छेद कर लिया। थॉमसन नीचे रखकर उसने पिस्तौल निकाल ली। ओह नो नो, अभी गोली मत चलाना, मीरा चीख कर बोली। डिल्लन ने उसकी परवाह नहीं की। उसकी पिस्तौल ने लगातार 2-4 गोलियां उगली, पर दोनों बार सड़क के उतार चढ़ाव के कारण निशाना ठीक नहीं लग पाया। पुलिसमैन ने अपनी मोटरसाइकिल को झोंका खिलाकर गोली से बचने की कोशिश की और आगे बढ़ना जारी रखा। मोटरसाइकिल और कार का फासला प्रतिक्षण कम हो रहा था। डिल्लन ने पिस्तौल एक ओर रख दी और थॉमसन संभाल ली। मैं अभी इस पाजी को ठीक किए देता हूँ, वो जहर भरे स्वर में बोला और फिर थॉमसन की नाल
कार के पीछे शीशे के छेद में डाल दी। अभी वो निशाना लगा भी नहीं पाया था कि पुलिसमैन ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। उसने 4-4 गोलियां चलाई और हर बार उसकी गोली कार के पीछे के शीशे से टकराती रही। तभी डिल्लन की थॉमसन गरज उठी। उसने बंदूक से गोलियों की वर्षा शुरू कर दी। आगे बढ़ती मोटरसाइकिल की लाइट गायब हो गई। मैंने उसे ठिकाने लगा दिया, डिल्लन ने कहा। तुम आगे बढ़ते रहो रॉक्सी। उसने थॉमसन सीट के नीचे रख ली और बैठ गया। तभी उसका हाथ किसी गर्म और चिपचिपी चीज से छू गया। उसने फौरन हाथ खींच लिया। खून! तुरंत उसके जहन में विचार उभरा। उसने अपने जिस्म पर हाथ फिरा कर देखा। उसे महसूस हुआ कि उसे कहीं भी कोई चोट नहीं आई है। फिर तुरंत उसे मीरा का ख्याल आया और उसने अंधेरे में देखा मीरा सीट के कोने में सिकुड़ी हुई पड़ी है। क्या बात है मीरा, चोट लगी है क्या? उसने मीरा को हिलाया। सहसा मीरा को जोरदार खांसी उठाई। रोको रोको रॉक्सी, डिल्लन बोला, इसे गोली लग गई है। कोई पीछे से आ तो नहीं रहा? रॉक्सी ने पूछा। अरे नहीं, तुम फौरन कार रोको। रॉक्सी ने कार एक साइड में खड़ी कर दी और अंदर की लाइट जला दी। दोनों ने मीरा की ओर देखा। वो सीट के एक कोने में गठरी बनी पड़ी थी। अपने एक हाथ में उसने छाती के दाईं ओर का हिस्सा दबा रखा था और उसकी उंगलियों से खून की धारा फूट रही थी। रॉक्सी ने नीचे झुककर उसे ध्यान से देखा और बोला, इसकी तो बहुत बुरी हालत है। इसके लिए डॉक्टर लाना बहुत जरूरी है। लगता तो ऐसा ही है, हमें डॉक्टर बुलाना ही पड़ेगा। तुम ऐसे करो रॉक्सी, शहर जाकर किसी डॉक्टर को ले आओ, तब तक मैं इसके पास रुकता हूँ। कहकर उसने मीरा को कार से उतारकर सड़क के किनारे एक ओर लेटा दिया। रॉक्सी असमंजस में पड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन डिल्लन की आंखों के भाव देखकर वो सहम गया। ओके, चलता हूं, वो भारी आवाज में बोला और कार में जाकर बैठ गया। मीरा को जैसे होश आने लगा था। उसने सिर उठाया और धीमी आवाज उसके गले से निकली, रॉक्सी, रॉक्सी तुम कहाँ जा रहे हो? मैं डॉक्टर लेने जा रहा हूँ। तुम्हें गोली लगी है मीरा, हौसला रखो, तुम ठीक हो जाओगी। सहसा मीरा भयभीत हो उठी। रॉक्सी, मुझे इसके साथ छोड़कर मत जाओ प्लीज रॉक्सी, हौसला रखो मीरा, मैं अभी आया। ये कहता हुआ रॉक्सी कार को आगे बढ़ाकर ले गया। डिल्लन मीरा के ऊपर झुका और बोला, तुम ठीक हो जाओगी बेबी। मीरा थोड़ा और पीछे सरक गई। प्लीज डिल्लन, मुझे एक मौका और दे दो। मैं जानती हूँ तुम क्या करने वाले हो, प्लीज मुझ पर रहम करो। तुम्हें क्या हो गया मीरा? किस बात का मौका चाहती हो तुम? मीरा हांफने लगी। सच बताओ, तुम मुझे मारोगी तो नहीं? डिल्लन ने अभिनय छोड़ दिया। एकाएक वो हिंसक हो उठा। घुर्राते हुए बोला, मैं तुम्हें एक और मौका दूं ताकि तुम मुझे भी समाप्त कर डालो। क्यों? तुमने फ्रैंकविस्ट को कौन सा मौका दिया था? हाँ, याद करो, तुमने उसका चेहरा किस बुरी तरह से जला डाला था। और तुम चोर कहीं की मेरे सारे नोट ले आई और मुझे बताया तक नहीं। और तुम तो मौका लगते ही किनारा कर जाने वाली थी ना? हाँ? रहम, रहम, मीरा चीखी। किस बात का रहम? हाँ? तुम पर रहम करके क्या मैं अपने गले में फांसी का फंदा डलवा लूं? तुम मेरी बहुत सी राज की बातें जानती हो। पुलिस का वायदा माफ गवाह बनकर तुम मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती हो। मुझे यकीन है तुम पहुंचा दोगी। ओह, मेरा दम निकला जा रहा है, प्लीज। मीरा कठिनाई से बोल रही थी, मुझे और कष्ट मत दो प्लीज। उसने अपना खून भरा हाथ आगे बढ़ाया। जरूर जरूर, मैं तुम्हें सारे कष्टों से अभी छुटकारा दिलाए देता हूँ। ये कहते हुए डिल्लन ने दांत पीसे। सहसा उसका पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठा और उसने पिस्तौल का दस्ता मीरा के सिर पर दे मारा। मीरा के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया। डिल्लन उठा और उससे कुछ ही फासले पर खड़ी कार की ओर बढ़ गया। बादलों से बाहर आकर चंद्रमा की चांदनी फैलने लगी थी। उसने कार पर बैठे रॉक्सी की ओर देखा, जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जैसे ही उसने डिल्लन के कदमों की आहटें सुनी, वो हड़बड़ाकर उठ बैठा और चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। जॉय चेस्टर का फार्म हाउस एक पहाड़ी के दामन में स्थित था। वो मुख्य सड़क से कई मील दूर हटकर था
और वहां से उसे देखे जा सकने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर थीं। कार के इंजन की आवाज सुनकर जॉय की मां मैनचेस्टर फार्म की ऊंची जगह पर खड़ी हो गई और उस दिशा में देखने लगी। वो एक बदसूरत सी कमीनी दिखने वाली औरत थी। रॉक्सी और डिलन फार्म हाउस पर पहुंच गए। रॉक्सी मैनचेस्टर को पहले से ही जानता था, इसलिए उन्हें अपना परिचय देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सूर्योदय का समय था। सारी रात डिलन और रॉक्सी ने जंगल में ही व्यतीत की थी। उन्होंने रात के समय फार्म हाउस पर रहना मुनासिब नहीं समझा था। दोनों परेशानी और थकान महसूस कर रहे थे। साथ ही पुलिस का डर भी उन्हें व्याकुल किए दे रहा था। डिलन हर आहट पर चौंक चौंक कर उठ बैठता। मैनचेस्टर पहले से ही अपने बेटे से फोन पर बात कर चुकी थी, अतः कहने सुनने को कुछ और बचा ही नहीं था। मेरे विचार में तुम दोनों अपना कमरा देख लो। देखना चाहोगे? मैनचेस्टर ने रॉक्सी और डिलन से पूछा। दोनों फार्म हाउस में दाखिल हुए। चारों ओर बेइंतहा गंदगी फैली हुई थी। धूल और बदबू से डिलन नाक भौं सिकोड़ कर रह गया। मुख्य कमरा खाली और गंदा था। एक बूढ़ा आदमी जो मैनचेस्टर की उम्र का ही था, अंगीठी के पास बैठा कांप रहा था। उसका सिर गंजा था और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। उन दोनों के आगमन पर न तो वो चौंका और न ही उसने अपना सिर उठाया। मैनचेस्टर उन्हें अंतिम कमरे में ले गई। कमरा खुलते ही बदबू के मारे दोनों ने नाक सिकोड़ ली। तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मैनचेस्टर कमरे से बाहर निकल गई। डिलन ने पीछे से आवाज लगाई, जरा जल्दी आना और ढेर सारा लाना, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। डिलन ने क्रोध भरी दृष्टि से रॉक्सी की ओर देखा। लानत है, तुम तो कहते थे वहां हर चीज का आराम है। इसी कसाई खाने के $1000 दिए हमने, लेकिन ये जगह सुरक्षित है, पुलिस से सुरक्षित है। रॉक्सी ने तर्क दिया। फिर कहा, मेरे ख्याल से उन $1000 में से जॉय ने इस बुढ़िया को कुछ नहीं दिया होगा और ना ही देगा। वो सब कुछ अपने पास ही रख लेगा। डिलन खिड़की के पास पहुंचा और बाहर की ओर देखने लगा। रॉक्सी का दिल घबराने लगा। उसे रात की एक एक घटना याद आने लगी। मीरा की तड़पड़ाहट, उसको छोड़कर न जाने की उसकी प्रार्थनाएं, डिलन का हिंसक बर्ताव, सब कुछ एक एक करके उसकी आंखों के सामने मूर्तिमान होने लगा। उसे याद आया कि किस तरह मीरा के मृत शरीर को बजरी के ढेर में दफन कर दिया गया था। डिलन और स्वयं उसने भी उसके जिस्म को बजरी से ढक दिया था। रॉक्सी किसी अप्रिय आशंका से कांप उठा। हो सकता है कि उसकी लाश कई सप्ताहों तक किसी को न मिल सके, और ये भी हो सकता है कि कल ही उसकी लाश पुलिस द्वारा बरामद कर ली जाए। पुलिस का विचार आते ही उसके जिस्म में झुरझुरी छूटने लगी। डिलन ने शायद उसके विचार भांप लिए थे, अतः उसे डांटते हुए बोला, जो कुछ हुआ हो चुका, उसे भूल जाओ रॉक्सी। वो कोई अच्छी लड़की नहीं थी जिसकी मौत का पश्चाताप किया जा सके। फिर और कोई चारा भी तो नहीं था हमारे पास। यदि हम उसे उस अवस्था में छोड़ देते तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाती और सब कुछ उगल देती। रॉक्सी ने दीर्घ निश्वास भरी। अब तो उसे भूल जाना ही बेहतर है। तभी मैनचेस्टर वहां आ पहुंची और बोली, तुम लोगों का खाना तैयार है, खा लो। दोनों व्यक्ति दूसरे कमरे में चले आए। वहां मेज पर एक गंदा सा अखबार बिछा हुआ था और मेज पर बूढ़ा चेस्टर पहले से ही बैठा हुआ खाना खा रहा था। दोनों हिचके। मैनचेस्टर बोली, इसकी परवाह मत करो, ये जरा कम सुनता है। डिलन और रॉक्सी कुर्सियों पर जाकर बैठ गए। उन्होंने खाना शुरू कर दिया। खाना इतना बद जायका था कि डिलन बार बार नाक भौं सिकोड़ने लगा, लेकिन रॉक्सी चुपचाप खाने में लग गया। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर दाखिल हुई। दोनों ने अपने हाथ रोक दिए और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। वो एक बड़े आकार की लड़की थी। उसके रेशमी बाल कंधों पर झूल रहे थे। उसका लिबास सूती था और साथ ही गंदा भी। लिबास इतना गंदा था कि वो मुश्किल से उसके भरपूर जिस्म को ढक पा रहा था। लड़की के चेहरे के नक्श सुंदर थे, लेकिन उसकी आंखें कुछ असामान्य सी थीं। उसकी आंखें किसी बच्चे जैसी थीं। लड़की ने भयभीत दृष्टि से उन दोनों की ओर देखा। मैनचेस्टर बोली, ऋषि,
बैठ जाओ, ये दोनों बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, ये तुम्हें कोई कष्ट नहीं देंगे। लड़की डरती डरती उनके समीप बैठ गई। धीरे धीरे सामान्य होते हुए उसने पूछा, बाहर बाहर वो जो कार खड़ी है, वो बड़ी सी कार, वो तुम्हारी है ना? रॉक्सी ने उत्तर दिया, हाँ हमारी है। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाकर मुंह में रख लिया और उसे चबाते हुए बोली, हमारे पास कार नहीं है, क्या तुम मुझे अपनी कार में सैर करवा दोगे? माँ ने उसे डांटा, कृषि खाना खाओ, इन लोगों को तंग मत करो। कृषि ने बुरा सा मुंह बनाया और खाना खाने लगी। मैनचेस्टर दूध का एक गिलास भरकर उसके पास ले आई। कृषि ने दूध पिया। डिल्लन ने देखा कि दूध उसकी ठोड़ी पर नीचे से गिरता हुआ उसके गंदे कपड़ों को भिगो रहा था। तभी उसने ये भी नोट किया कि कृषि में से कुछ इस प्रकार की गंध आ रही थी जैसे दूध पीते छोटे बच्चों के कपड़ों से आती है, ऐसे बच्चों के कपड़ों से जिनकी देखभाल ढंग से नहीं की जाती। उसे मतली सी होने लगी। उसने अपनी प्लेट एक और खिसका दी और उठकर खड़ा हो गया। क्यों, क्या मजेदार नहीं है खाना? अच्छा नहीं लगा तुम्हें? मैनचेस्टर ने पूछा और साथ ही कॉफी का एक मग उसकी ओर बढ़ा दिया। लो कॉफी पी लो। फिर वो किचन की ओर चली गई। कृषि ने हाथ बढ़ाकर डिल्लन वाली प्लेट भी उठा ली और देखते ही देखते वो उस प्लेट को भी साफ कर गई। रॉक्सी ने कृषि से पूछा, तुम्हें ज्यादा भूख लगती है क्या? है ना? सही कह रहा हूं ना? कृषि ने गर्दन हिलाकर सहमति जताई। फिर रॉक्सी से पूछा, तुम मुझे कार में सैर तो करवाओगे ना? हाँ हाँ जरूर। रॉक्सी ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। सहसा कृषि के चेहरे पर अजीब से भाव पैदा हो गए और उसके मुंह से हुंकार से निकलने लगी। साथ ही उसके मुंह से लार भी टपकने लगी। मैनचेस्टर झपट कर उसके पास पहुंची और उसकी खोपड़ी को जोर जोर से थपथपाने लगी। किसी बच्ची की भांति अपनी मां की छातियों से चिमटकर कृषि हुंकार सी भरती रही। कुछ देर ऐसी ही स्थिति रही। फिर कृषि शांत सी हो गई। रॉक्सी ने गौर से लड़की की ओर देखा। कृषि के चेहरे पर अब हिस्टीरिया के लक्षणों का नामो निशान तक नहीं था। 18 की उम्र की हो गई है, पर लगता है अब भी दूध पीती बच्ची ही हो। मैनचेस्टर खिसियाने से स्वर में बोली। डिल्लन, जो पहले से ही इस सब से बेजार हो रहा था, अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो बुदबुदाता हुआ बाहर निकलकर कार के पास चला गया। उसने कार में झांका तो देखा कि कार की पिछली सीट मीरा के सूखे खून से गंदी पड़ी हुई है। उसने सीट के नीचे से एक कपड़ा निकाला और पास ही के कुएं से बाल्टी भरकर सीट धोने में लग गया। सीट को धोने के बाद उसने बाल्टी को धोया। जैसे ही वो बाल्टी का गंदा पानी फेंकने को हुआ, तभी रॉक्सी वहां आ पहुंचा। यदि मैं कुछ दिन और यहाँ रुक गया तो यकीनन पागल हो जाऊंगा, डिल्लन ने कहा। उस पाजी के बच्चे ने मुझे किसी नरक में फंसा दिया है। इस बार अगर वो मुझे दिखाई दे गया ना, तो मार ही डालूंगा उसे। रॉक्सी कार के हुड पर बैठ गया। उसने एक सिगरेट सुलगा ली और उसका कश भरते हुए बोला, लेकिन ये भी तो सोचो कि यहाँ हम लोग सुरक्षित हैं। क्या खाक सुरक्षित हैं? डिल्लन उखड़ गया। वो छोकरी तो मेरा दिमाग ही झंझोड़ कर रख देती है। वो बेचारी तो रहम के काबिल है यार। तुम्हें पता है उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो तो निरी बच्ची है। तुम उसे इसी नजर से देखोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, रॉक्सी ने सलाह दी। उन दोनों में ये बातें चल ही रही थीं कि कृषि वहां आ पहुंची। पिछली सीट को गीला देखकर वो डिल्लन से बोली, तुमने सीट को क्यों गीला कर दिया? डिल्लन भड़क गया। ओहो तौबा मेरी, ये शैतान की खाला तो यहाँ भी आ पहुंची। अब तुम ही से संभालो रॉक्सी। और वो पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। कृषि ने रॉक्सी से कहा, ये आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। न जाने अपने आप को क्या समझता है। नहीं नहीं, वो आदमी बिल्कुल ठीक है, रॉक्सी ने उसे समझाया। पर तुम्हें नहीं मालूम वो बहुत चिंतित है, इसीलिए चिड़चिड़ा हो गया है। तुम मुझे कार में घुमाने ले चलोगे ना मिस्टर? कृषि ने फिर से अपनी रट दोहराई। अभी नहीं, पर कल मैं तुम्हें कार में घुमा लाऊंगा। वैसे तुम दिन भर करती क्या हो कृषि? रॉक्सी ने पूछा। कृषि ने कार की ओर ललचाई नजरों से देखा और कहने लगी,
मैं तो कुछ भी नहीं करती, मैं सारे दिन खेलती रहती हूँ। खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रॉक्सी को उस पर दया आने लगी। बेचारी लड़की, इतनी बड़ी हो जाने के बावजूद इसका मस्तिष्क किसी बच्चे से ज्यादा विकसित नहीं हो पाया। कितनी सुंदर, स्वस्थ और कितनी भोली है ये। लेकिन इसकी बातें वाकई चिड़चिड़ा तो बना देती हैं। सुनो, सुनो कृषि, तुम मेरे साथ खेलना पसंद करोगी? उसने कृषि से पूछा। कृषि के चेहरे पर उलझन भरे भाव पैदा हुए, जैसे वो सोच रही हो कि हाँ कर दे या ना कर दे। फिर उसने सहमति में सिर हिला दिया। डिल्लन, जो कार के दूसरी ओर खड़ा कृषि को ही देख रहा था, बोल उठा। इसे नदी के तट पर ले जाओ रॉक्सी, और तैरना सिखाओ। देखने में इतनी बुरी नहीं है, तुम इसे और भी कुछ सिखा देना, कहकर उसने आंख दबा दी। रॉक्सी का चेहरा लाल हो उठा। तुम्हें इसके लिए इस ढंग से नहीं सोचना चाहिए डिलन, उसने बुरा मानते हुए कहा। ये बेचारी तो पहले से ही किस्मत की मारी हुई है यार। देख नहीं रहे हो, इसका मस्तिष्क किसी बच्चे जैसा है। आइंदा से इसके प्रति ऐसे विचार मन में मत लाना। ओहो, अच्छा, वही लानत है हम पर। मैंने तो तुम्हें नेक सलाह दी थी और तुम बुरा मान गए, डिल्लन ने कहा। इस पर रॉक्सी बोला, बुरा मानने की ही तो बात है। और फिर वो किसी का हाथ थामे नदी की ओर चल पड़ा। डिल्लन ने उसे जंगल की ओर जाते हुए और दूर पेड़ों के नीचे गायब होते देखा। फार्म हाउस पर अपने 2 दिनों के प्रवास के दौरान डिल्लन बुरी तरह बोरियत महसूस कर रहा था। जंगल में जाने से वो घबराता था, क्योंकि उसे डर था कि हो सकता है FBI वाले जंगल में छुपे हों। बूढ़े चेस्टर की ओर बैठे देखते रहने से भी उसे घृणा थी, और मैनचेस्टर द्वारा अपने बेटे के गुणगान सुनने में भी उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन रॉक्सी खुश था। उसने अपना ध्यान दूसरी ओर लगा लिया था और फार्म के कामों में रुचि लेनी शुरू कर दी थी। कृषि तो उससे इतनी हिल मिल गई थी कि वो हर समय किसी पालतू कुत्ते की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती थी। शुरू शुरू में उससे कृषि को जो डर व झिझक महसूस होती थी, वो अब उसके मन से निकल चुकी थी, और उसका रॉक्सी के साथ साथ फार्म के कामों में दिलचस्पी लेना भी शुरू हो गया था। अजीब थी कृषि। रॉक्सी को आश्चर्य होता था कि जिन भारी भारी लकड़ी के टुकड़ों या बोरियों को हिला पाना भी उसके बस का नहीं था, उन्हें कृषि बड़ी आसानी से उठाकर फेंक देती थी। रॉक्सी की देखरेख में अब उसने दिल लगाकर फार्म का काम करना शुरू कर दिया था। जब वे दोनों थक जाते या बोर हो जाते, तो रॉक्सी उसे घुमाने ले जाता था। डिल्लन को इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सारे कामों को घृणा भरी नजरों से ही देखता था। जब कभी भी एकांत में रॉक्सी से मिलता, तब कृषि का जिक्र तक नहीं करता था। कृषि ठीक 8 बजे सो जाती थी, और डिल्लन तथा रॉक्सी दोनों देर तक बैठ ताश खेलते रहते थे। रविवार का दिन था, और आज जॉय चेस्टर ने फॉर्म पर आना था। डिल्लन व्याकुलता के साथ उसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। पहाड़ियों से घिरे उस फार्म हाउस में वो एक प्रकार से कैद होकर रह गया था। बाहर के हालात का उसे कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि फार्म हाउस में न तो कोई रेडियो था और न ही समाचार मंगाने का कोई साधन। आज जॉय आ रहा था, और उसी से नए ताजा हालात की खबरें मिलने वाली थीं। इसलिए डिल्लन की उत्सुकता चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। रॉक्सी भी हालात जानने के लिए व्याकुल था। उसका भी आज किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। इसलिए दोनों की निगाहें धूल भरी उस सड़क की ओर टिकी हुई थी, जिधर से जॉय चेस्टर को आना था। जॉय 10 बजे के बाद वहां पहुंचा। वो एक नई कार में आया था और बहुत खुश दिखाई पड़ रहा था। सबसे पहले कृषि ने उसे देखा और वो दौड़कर उसके पास चली गई। उसने कार रुकवाई और उसमें पिछली सीट पर बैठकर मचलने लगी। डिल्लन और रॉक्सी उसकी ओर देखते रहे। डिल्लन रॉक्सी से धीमे स्वर में बोला, हमें जॉय से एकांत में बात करनी होगी। रॉक्सी ने सहमति जताई और कहा, बिल्कुल, बूढ़े चेस्टर दंपत्ति या कृषि की उपस्थिति में उससे कोई प्रश्न मत पूछना। जॉय से एकांत में मिल पाने का मौका मिलने में उन्हें काफी वक्त लग गया। जॉय बहुत देर तक अपनी माँ, कृषि और बूढ़े बाप से बातें करता रहा। कृषि तो उसे छोड़ ही नहीं पा रही थी। अंत में जब उनसे निपट कर बाहर आया, तो तीनों जंगल की ओर टहलते हुए निकल गए और कुछ दूर जाकर घास पर बैठ गए। हाँ, अब बताओ, हाँ, क्या कुछ हो रहा है? डिल्लन ने पूछा। जॉय की आंखों में चिंता भरे भाव उत्पन्न हो गए। वो बोला, हालात कुछ अच्छे नहीं है दोस्त।
एफबीआई वाले बड़े जोर शोर से तलाश जारी रखे हुए हैं। क्या मतलब? डिल्लन के चेहरे पर दहशत के भाव पैदा होने लगे। तुम अखबार लाए हो? जॉय ने इनकार में सिर हिलाया, फिर खेद भरी आवाज में बोला, मुझे अफसोस है, मैं अखबार नहीं ला सका। दरअसल मुझे अखबार लाने का ख्याल ही नहीं था। ओह, तुम भी अजीब आदमी हो, शहर से आ रहे हो और अखबार लेकर नहीं आए। रॉक्सी को भी बात अखरी। सब क्या है जॉय, तुम्हें कम से कम अखबार तो लेकर आना ही चाहिए था। तुम्हें मालूम है हम यहाँ एकांत में हालात को जानने के लिए कितने उत्सुक हैं। हम मरे जा रहे हैं कि बाहर की खबरें क्या है। मुझे अफसोस है, जॉय ने फिर खेद व्यक्त किया। यदि मुझे मालूम होता कि अखबारों में तुम लोगों की इतनी दिलचस्पी है तो मैं हर सूरत में इस बात को याद रखता और अखबार लेकर आता। डिल्लन फूट पड़ने को हुआ, किंतु हालात की मजबूरी से जब्त कर गया। उसकी मुट्ठियां बार बार खुली और बंद हो रही थी। उसका जी चाह रहा था कि वो जॉय के चेहरे पर एक ऐसा मुक्का मार दे कि इस बेवकूफ को दिन में भी तारे नजर आ जाएं। सुनो, अंत में वो बोला, हमें यहाँ एक रेडियो चाहिए जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि उस ओर क्या हो रहा है। समझ गए? जॉय ने सिर हिलाया और बोला, अब की बार आऊंगा तो जरूर ले आऊंगा। अब की बार नहीं, डिल्लन ने उसे घुड़का। अब की बार तो पता नहीं तुम कब लौटो। हमें रेडियो आज ही चाहिए। तुम शहर वापस जाओ और हमारे लिए रेडियो लेकर आओ। समझ गए? रॉक्सी ने बात बदल दी। हाँ, तो जॉय बताओ, उधर क्या क्या हो रहा है? क्या कुछ हो रहा है वहां? जॉय फिर चिंतित हो गया। एफबीआई वाले मुझसे पूछताछ करने आए थे। उन्हें तुम्हारी कार मेरे मकान से थोड़े फासले पर खड़ी मिल गई। अब वे सब लोगों से पूछते फिर रहे हैं। डिल्लन ने व्यग्रता से पूछा, क्या उन्हें पता है तुम्हारा यहाँ कोई फार्म हाउस भी है? डिल्लन ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, मेरे विचार से अभी उन्हें ये मालूम नहीं हुआ है, लेकिन यदि पता चल गया तो वो लोग यहाँ तक जरूर पहुंचेंगे। फिर ये बात मेरे तथा मेरे परिवार वालों के लिए अच्छी नहीं रहेगी। ऐसी हालत में तो हम। ऐसी हालत में क्या? रॉक्सी ने पूछा। सुनो, ऐसी हालत में वे मेरा मुंह खोलने के लिए मुझे मजबूर भी कर सकते हैं। मैं वैसे ही परेशान हूँ। मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई सारी रकम मैं जुए में हार गया हूँ। तुम जुआ खेले तो इसमें दूसरों का क्या कसूर है? डिल्लन ने क्रोध में कहा। नहीं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, जॉय जल्दी में बोला। मैं तो अपनी बदकिस्मती की बात बता रहा हूँ। फिर उसने बात बदलने के उद्देश्य से रॉक्सी से पूछा, तुम सुनाओ, तुम तो शायद बोरियत महसूस नहीं कर रहे हो ना यहाँ? माँ ने मुझे बताया था तुम बड़ी दिलचस्पी से फार्म के कामों में हाथ बटा रहे हो। अभी अभी तुमने पुरानी बाड़ को भी बड़े कारगर ढंग से दोबारा बांध दिया है। वाह, क्या बात है। रॉक्सी ने कहा, हाँ, समय बिताना कठिन हो जाता है तो मुझे कुछ ना कुछ करने में आनंद मिलता है। कहकर उसने कंधे उचकाए। अब इन फिजूल बातों को छोड़ो जॉय, डिल्लन ने बेसब्रीपन से कहा। तुम मुझे बताओ कि हमारे बारे में क्या हो रहा है। तो सुनो, मैं तुम्हें बता ही चुका हूं कि एफबीआई वाले बड़े जोर शोर से तुम्हें खोज रहे हैं और उनकी साधन संपन्नता के बारे में तुम मुझसे बेहतर जानते हो। अच्छा, ये बताओ कि वो लोग तुम पर शक तो नहीं कर रहे हैं कि शायद तुमने हमें छुपा रखा हो? फिलहाल तो नहीं, पर उन्होंने तुम्हें खोज निकालने वाले के लिए $5,000 का इनाम घोषित कर दिया है। $5,000? रॉक्सी ने दोहराया। हाँ, $5,000। मेरे ख्याल से उन्होंने जल्दी खोज निकालने की वजह से ऐसा लालच दिया है। कुछ देर के लिए स्तब्धता छा गई। रॉक्सी और डिल्लन दोनों ही इस जानकारी को हजम करने की चेष्टा कर रहे थे। फिर जॉय ने कहा, इन $5,000 के लालच में किसी का भी ईमान डोल सकता है। कहकर जॉय उठकर खड़ा हुआ और बोला, अच्छा, मैं चलता हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, फिर बातें करेंगे। और वो अपनी पतली पतली टांगे उठाता हुआ वहां से चल पड़ा। रॉक्सी ने धीमे स्वर में कहा, कुछ समझ में आया? ये क्या कह रहा है? डिल्लन की मुट्ठियां भींच गई। हाँ, मैं समझ गया हूँ। जॉय एक नंबर का हरामजादा है। उसने अप्रत्यक्ष रूप से हमें इशारा दिया है कि वो $5,000 हासिल कर सकता है। धोखेबाज कहीं का। लेकिन मेरा नाम भी डिल्लन है। अगर वो ये सोचता है कि इस प्रकार मुझे आतंकित करके $5,000 मुझसे झटक लेगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है उसकी।